जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर में। आधुनिक भारत का ये भाग 2 है। आधुनिक भारत से संबंधित परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को लेकर इस वीडियो को हमने बनाया है। इस वीडियो में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो आधुनिक भारत की अनछुई गुत्थियां हैं या उलझी हुई गुत्थियां हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लगाते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे आराम से और उसका उत्तर करेंगे, आंसर करेंगे। प्रश्न है, पंजाब के पूर्व महाराज दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। यानी कि 3 कथन गलत हैं इसमें और एक सही है। पहला कथन देखते हैं। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। यह बात बिल्कुल सही है, यह बात सही है और इसका आंसर भी ए है। अब दूसरे वाले को पढ़ें बहुत ध्यान से। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो नासिक में उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई है, उनकी अंत्येष्टि हुई है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में उनकी अंत्येष्टि हुई है, ये आपको याद रखनी है। अगली चीज, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा। तो जो पंजाब के महाराज दलीप सिंह थे, उन्होंने एक समय में जाकर सिख धर्म को छोड़कर और ईसाई धर्म अपना लिया था। तो ये वाला कथन जो है ये भी गलत हो जाता है। उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था, ईसाई धर्म। चौथा कथन है, वह कभी भी रूस नहीं गए। दलीप सिंह ने रूस की भी अपने जीवन काल में यात्रा की है। अब तो जीवन के अंतिम दौर में उन्हें अफीम की लत लग गई थी, अफीम खाने की। तो इस आधार पर विकल्प सही हो जाता है आपका ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1866 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो जो पहला मैसूर युद्ध है आपका, उसको कौन जीता? आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो पहला मैसूर का युद्ध हुआ था आपका 1766 से 69 के मध्य। ये युद्ध जो हुआ था, इसमें 2 पक्ष हैं। एक तरफ है आपके हैदर अली और दूसरी तरफ है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जो हैदर अली की सेना है, हैदर अली के नेतृत्व में, उसने युद्ध जीत लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पहला मैसूर का युद्ध जो है वो हार गई। कंपनी और हैदर अली के मध्य एक संधि भी हुई, जिसे कहते हैं मद्रास की संधि या चेन्नई की संधि। तो पहले मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी वो हुई थी मद्रास की संधि। आपसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि एक तरफ युद्ध देगा, दूसरी तरफ उसकी संधि देगा और पूछ लेगा मैच करिए या अनमैच कौन सा है। ऐसे इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो विजयी कौन हुए? तो अंग्रेज तो हार गए, हैदर अली जीत गए। तो आंसर हो जाता है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवे के युद्ध में हराया। तो ऐसा कौन सा जनरल है जिसने पोर्ट नोवे के युद्ध में हैदर अली को हराया? बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो पोर्ट नोवे का युद्ध है, इसी को ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कह देते हैं। अब ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा है? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध जो है ये आपका 1780 से 1784 के मध्य हुआ। 1780 से 1784 के। इस युद्ध में भी एक तरफ हैदर है और एक तरफ है अंग्रेज। इस युद्ध को पोर्ट नोवे के युद्ध के नाम से भी जानते हैं।
फोर्ट नोवे के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। हैदर अली और उसका सहयोग, हैदर अली का सहयोग उसका पुत्र टीपू सुल्तान भी दे रहा है। उसका पुत्र है टीपू। अब इस तरफ से जो अंग्रेजों की तरफ से है उसका नाम है सर आयरकूट। क्या नाम है? सर आयरकूट। ये युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। इस युद्ध में हैदर अली की 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती है? मृत्यु। अब अगली चीज, आगे जब युद्ध बढ़ा तो आगे युद्ध लेके चला टीपू सुल्तान। फिर ये युद्ध की समाप्ति होती है 1784 में। आपसे संधि पूछ लेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो उसे कहते हैं मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि पूछेगा। मंगलौर की संधि किस वर्ष हुई? तो 1784 में ये मंगलौर की संधि है। तो आंसर हो जाता है सर आयरकूट। आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान बहुत प्रतापी शासक हुआ। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया। एक मैसूर भी है, बेंगलोर भी है और कोयंबटूर भी है। अब श्रीरंगपट्टनम उसने अपनी राजधानी बनाई थी। बड़ी खास बात है श्रीरंगपट्टनम के बारे में। देखिए, कोई भी राजधानी इतिहास में जब किसी राजा के द्वारा बनाई जाती है तो उसके कारण क्या होते हैं? एक तो वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती है, दूसरा व्यापार की दृष्टि से। आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा रहें और एक व्यापार का केंद्र अच्छा हो। यदि कोई राजधानी एक स्थान से दूसरे स्थान बदली जाती है तो उसका कारण भी आर्थिक और सुरक्षा का होता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए राजा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया। इसमें खास बातें क्या हैं वो जरा गौर कीजिए। दक्षिण भारत में जब आप नक्शे में देखेंगे तो आपको यहां एक राज्य मिलेगा केरल। केरल से ऊपर ये तमिलनाडु और इस राज्य का नाम है कर्नाटक। ये है कर्नाटक। देखा, आपको एक चीज और बता दूं, जब आप पढ़ेंगे मैसूर के युद्ध तो कर्नाटक का जो आज ये पूरा राज्य है ना, इसी पूरे क्षेत्र को पहले मैसूर भी कहते थे। और जो कर्नाटक है आपका, वो पहले कर्नाटक इधर होता था। जैसे आप पढ़ोगे चंदा साहेब के बारे में। अब नीचे दक्षिण में यहां पर एक चोटी है ब्रह्मगिरी। यहां इस चोटी से आगे जब निकलेंगे आप तो एक नदी बहती है यहां पर। इस नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नदी में एक द्वीप है, एक आइलैंड है। और ये जो आइलैंड है ना, इसी का नाम है श्रीरंगपट्टनम। तो जो भूमि है, भूमि के दोनों तरफ से धारा जाती है कृष्णा नदी की, कावेरी नदी की। ये याद रखें, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से उद्गम होता है, महाबलेश्वर से, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के समीप अपना जल गिराती है। कई बार आपको शहर दे देगा, प्रमुख नगर दे देगा और उससे संबंधित राजधानी दे देगा। तो ये कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर के बीच में ही है श्रीरंगपट्टनम। अब जरा सोचिए आप कि ये तो आपका श्रीरंगपट्टनम, और इधर से भी एक धारा जा रही है और इधर से भी एक धारा जा रही है, और बीच में श्रीरंगपट्टनम। तो प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण स्थान है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगम और श्रीशैलम भी द्वीप हैं कावेरी नदी में ही। तो आगे हम बहुत विस्तार से उन्हें भूगोल में भी पढ़ते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाने का टीपू सुल्तान का एक मेन कारण यह था कि वो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित राजधानी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित की? आधुनिक पद्धति से दूतावास विदेशों में।
हाल तो प्राचीन काल से ही भारत के राजाओं के विदेशी राजाओं से संबंध रहे हैं, लेकिन ये जो टीपू सुल्तान है ना, हैदर अली का पुत्र, ये टीपू सुल्तान ने फ्रांस के बहुत सारे आंदोलनकारी संगठनों से अपने संबंध स्थापित किए और यूरोप में, अफ्रीका के कई देशों में, अरब के कई तटीय शहरों में अपने दूतावास स्थापित किए। कौन सा हो जाता है यहां पर? टीपू सुल्तान। बहुत अच्छा प्रश्न है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? अब कोई भी संधि यदि होती है तो वो एक युद्ध विराम का कारण होती है और वो भी परमानेंट नहीं होती। तो पहले श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में जानेंगे कि ये 1792 ईस्वी में हुई है। 1799 में टीपू सुल्तान वेलेज अली के काल में मारे जाएंगे, वो दिवंगत हो जाएंगे। तो 1792 में टीपू सुल्तान से संधि की, और इस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो टीपू सुल्तान से अंग्रेजों ने संधि की, तो आंसर हो जाएगा इसका टीपू सुल्तान। हैदर अली, याद रखें, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है पोर्ट नोवे के युद्ध में, जिसे कहते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से 1784 के मध्य है। 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, दोबारा बता रहे हैं। एक मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली की विजय हुई, दूसरे मैसूर युद्ध में हैदर अली दिवंगत हो गए, तीसरे मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ टीपू सुल्तान की हार हुई, और चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान दिवंगत हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखें और प्रश्न पढ़ें। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई है वो हुई है 1799 चौथे मैसूर के युद्ध में, और इस समय भारत में वेलेज अली का काल है। वेलेज अली, लॉर्ड वेलेज अली। लॉर्ड वेलेज अली जो है ये अपनी सहायक संधि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो सहायक संधि है, हाल तो सहायक संधि भारत में सबसे पहले कौन लाया, ये किसकी थी, इस पर भी एक इतिहासकारों में बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी चर्चा है। ड्यूप्ले इसका जन्मदाता कहलाता है और ये वास्तविक है। और सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1765 में इलाहाबाद की संधि, जो एक 12 अगस्त को हुई है, एक 16 अगस्त को हुई है, एक अवध के नवाब से और एक शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह, वो सबसे पहला प्रयोग है सहायक संधि का। लेकिन व्यापक रूप से सहायक संधि का प्रयोग करता है वेलेज अली। आगे चलते हैं, प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? मतलब एक सुमेलित है, बाकी असुमेलित है। प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हो गई थी, तो यह गलत हो जाता है आपका। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया, नहीं, ये बात गलत है। अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया और दूसरे मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता, नहीं, टीपू सुल्तान युद्ध नहीं जीता, अंग्रेज युद्ध जीते, और टीपू सुल्तान के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि करी गई थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो यह भी गलत हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुए। बिल्कुल अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे युद्ध भूमि में। आंसर हो जाता है आपका चौथा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 3 कथन दिए हैं, आपको उन पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। कई बार त्रुटिवश और जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि जो कथन दिए होते हैं उनमें जो नीचे स्टेटमेंट लिखी होती है कि हमसे गलत कथन पूछे हैं या सही कथन पूछे,
ये हम ना पढ़कर डायरेक्ट आंसर लगा देते, तो ऐसा ना करें। कुछ सेकंड का समय इस कथन को पढ़ने में भी दें। पूरा ना पढ़ें तो बाद में ये देख लें कि सही वाले पूछे हैं या गलत वाले पूछे हैं कितने। पहला कथन पढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था जी, वो आपके 1761 में हुआ था और 14 जनवरी। अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था बाबर का, और वो पानीपत है, पहला पानीपत। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। लगभग साढ़े तीन या 3.25 घंटे युद्ध चला था और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया था। ऐसे प्रश्न भी बनता है कि सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मारा गया, तो बाबर से युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी का, तो इब्राहिम लोदी मारा गया था। इसका उत्तर ये होता है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 1526 में हुआ। एक पानीपत है 1556 में, जो अकबर, और अकबर का संरक्षक है बैरम खां, जो हुमायूं के मित्र भी रहे हैं और बैरम खां के पुत्र रहे हैं। आपने नाम सुना होगा भक्त रहीम। भक्त रहीम, और जिन्हें साहित्य में भक्त रहीम कहा जाता है, उन्हीं का नाम है अब्दुर रहीम खान खाना। तुलसीदास के बहुत अच्छे मित्र थे, और तुलसीदास की एक रचना आप पढ़ेंगे, बरवै रामायण। तुलसीदास ने बरवै रामायण की रचना अपने दोस्त, मुस्लिम दोस्त रहीम के लिए ही लिखी थी कि आप इन छंदों को पढ़ें और सीखें। बरवै एक छंद होता है, 12 और 7 मात्राओं का भेद होता है उसके अंदर। आगे कभी साहित्य में आप पढ़ेंगे उसे। खैर, अब इस पे आते हैं। तो इब्राहिम लोदी पहले पानीपत के युद्ध में, जो प्रथम पानीपत है ना, प्रथम पानीपत, उसमें मारा गया था। तो ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी के स्थान पर मराठों को पराजित किया था। मराठे भी बहुत अच्छे लड़े थे, बहुत अच्छे। अगर कहा, इतिहासकार कहते हैं, और हो सकता है आपका भी ऐसा मानना हो, कि तीसरा पानीपत का युद्ध अगर मराठे जीतते तो शायद भारत अंग्रेजों का गुलाम ना होता, क्योंकि उस समय, जिस समय तीसरे पानीपत का युद्ध चल रहा था, अंग्रेज प्लासी जीत चुके थे और बक्सर की तैयारी थी। शायद अगर अंग्रेज, बक्सर का युद्ध की जो विजय है अंग्रेजों की, वो प्लासी के युद्ध में मराठों की हार में छिपी थी। इतिहासकार ऐसा मानते हैं। वो बात अलग है कि अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता, वो एक अलग विषय है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो टीपू सुल्तान जी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे। तृतीय नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। बिल्कुल, इतिहासकार तो कहते भी हैं कि प्लासी जो है एक युद्ध ना होकर एक छल था, एक छद्म था, एक धोखा था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराज के साथ में उसके संबंधियों ने, उसके सेनापति ने, उसके घर के लोगों ने ही धोखा किया और अंग्रेज को मरवा दिया। अंग्रेजों की तरफ से जो था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और सिराज को मरवाया इस युद्ध में। ये आप ध्यान से देखना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्लासी का युद्ध जो है उसमें सिराज उद्दौला को धोखे से अंग्रेजों ने मारा था, और इसमें धोखा देने वाले सिराज को थे, सिराज का ही वजीर था, उसी का सेनापति, जिसका नाम था मीर जाफर। तो तीसरा सही है, बाकी 2 गलत हैं, तो आंसर आ जाता है बी। प्रश्न देखेंगे और बहुत आराम से प्रश्न को करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हैं आपको। पहले कथन में लिखा है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, वो है वारेन हेस्टिंग। वारेन
हेस्टिंग। ये वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। पहले गवर्नर आए, गवर्नर जनरल के बाद में गवर्नर जनरल बंगाल के, और बंगाल के गवर्नर जनरल का प्रमोशन हुआ फिर भारत के गवर्नर जनरल में। आपको एक चीज बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग का प्रमोशन होगा गवर्नर जनरल पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग। मान लीजिए मैं गवर्नर हूं या आप गवर्नर हैं कहीं के, और आपका प्रमोशन होना है गवर्नर जनरल पर एक अधिनियम या एक नियम के तहत। तो आप उस पद के लिए अंतिम तो गवर्नर हुए, और जब आपका प्रमोशन हुआ तो आप गवर्नर जनरल बन गए। तो जी वारेन हेस्टिंग एक ऐसा व्यक्ति जो 1772 में भारत आया, नियुक्त हुआ, और ये बंगाल का गवर्नर बन के आया। ठीक है। अब अगले वर्ष 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जो अधिकारियों को कंट्रोल में लाने के लिए था, क्योंकि लूट मार, रिश्वत लेना और बहुत सारी चीजें अधिकारियों में इस समय व्याप्त हो गई थी। तो इस वारेन हेस्टिंग का गवर्नर से गवर्नर जनरल में प्रमोशन हो गया, सरकार की दखल बढ़ गई कंपनी में। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ और वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया इस एक्ट के माध्यम से। तो ये पूछा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। एक चीज और बताते हैं यहां आपको, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में एक एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट, उसमें लिखा होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। आगे चलकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होगा 1857 की क्रांति के बाद, तो 1858 के अधिनियम से लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बनेगा। हाल तो ये हो सकता है आपको बड़ा बोझिल लग रहा हो, याद करने में बहुत दुविधा होती हो इन्हें, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे, इसका लिखकर अभ्यास करेंगे, तो सब होता है, सब मुमकिन है इसके बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बिल्कुल सही बात है। और ये गवर्नर जनरल बने थे भारत के। देखिए ये शब्द का बड़ा रोल है। अगर यहां भारत की जगह बंगाल होता तो हमें यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक की जगह रखना होता वारेन हेस्टिंग। तो भारत और बंगाल ये आपको याद रखना होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कब बने थे आपसे पूछ ले तो 1833 के चार्टर से। अब देखिए एक शब्द और है यहां पर, चार्टर। चार्टर का मतलब होता है आदेश पत्र। भारत में एक प्राइवेट कंपनी आई है व्यापार करने के लिए, और सरकार वहां ब्रिटेन की है। तो ब्रिटेन की सरकार अपने यहां की प्राइवेट कंपनी को हुक्म दे रही है, आदेश दे रही है। तो जिस पत्र के माध्यम से दे रही है, तो उनके लिए, ब्रिटेन की सरकार के लिए, तो वो एक्ट हो गया 1833 का एक्ट। अब उस एक्ट का जो अमल में लाना है, उसे प्रयोग करना है, जो आदेश मिला है वो कंपनी को मिला है, तो उनके लिए हुआ ये आदेश पत्र यानी चार्टर। तो इस आदेश पत्र में बहुत सारी चीजें लिखी थी, बहुत सारे नियम थे, वो हम रेगुलर क्लास में जानेंगे क्या क्या नियम थे। अभी जाने चार्टर का मतलब होता है हिंदी में आदेश पत्र। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहली गलत है। तो सही पूछा है तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, तो आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत आराम से प्रश्न पढ़ें। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पिछले कथन में हमने जो दूसरा कथन था पिछले क्वेश्चन में, वो यही था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा ये। एक चीज और बताते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के भारत में एक ही व्यक्ति के दो पद रहे हैं, एक बंगाल और एक भारत। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में ये 1829 से 1833 तक, कहीं कहीं आपको 28 भी लिखा मिलेगा, तो उसमें एक दो महीने में कुछ नहीं होता है, अब इतना लैप्स करेगा डेटों में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहां से आ जाएगा आपका 1833 से 1835। देखिए यहां बंगाल है, गवर्नर जनरल है, यहां भारत है और गवर्नर जनरल है, तो ये हो जाएगा अंतिम और ये हो जाएगा प्रथम। 1833 के चार्टर से इनका प्रमोशन हो गया। बेंटिक के बाद में आएंगे मेटकाफ, जो प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। प्रेस पर लगा हुआ जो प्रतिबंध था वो मेटकाफ ने समाप्त कर दिया था। अब एक चीज आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर मेटकाफ ने प्रेस की स्वतंत्रता पर लगा प्रतिबंध हटाया, तो मेटकाफ को प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता हमने पढ़ा, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा कब? जब आप ये भी जानेंगे कि प्रतिबंध किसके काल में आया। एम हर्स्ट के काल में आया था, प्रतिबंध लगा था, या हार्डिंग के काल में लगा था, हाल तो हार्डिंग बाद में आया था, या हेस्टिंग के काल में लगा, और सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया, कब लगाया, क्या कारण था। तब आप केवल ये नहीं जानेंगे कि मेटकाफ ने प्रेस पर लगा प्रतिबंध हटाया, आप ये भी जानेंगे कि प्रतिबंध लगाया किसने। और मेटकाफ ने जब प्रतिबंध हटाया तो क्या बाद में कभी प्रतिबंध नहीं लगा? जैसे एक आपके लिए मैं चर्चा के लिए क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दें। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह गांधी जी, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया। मार्च से अप्रैल के मध्य चला, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। तो नमक पे लगा प्रतिबंध गांधी जी ने समाप्त करने के लिए नमक सत्याग्रह चलाया था, इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि नमक पे प्रतिबंध कब से था, हम कब से बहुत भारी मात्रा में नमक पर कर दे रहे हैं? जब आप ये भी जानेंगे तो आप इस बात की तह तक पहुंचेंगे। तब आपके लिए इतिहास कोई कहानी किस्सा गोई नहीं रहेगी या फैक्ट की दुकान नहीं रहेगी, तथ्यों से भरी हुई। आपके लिए कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। इतिहास एक इतना प्यारा विषय है कि अगर आप इसे तथ्य के बारे में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अगर आप इसे समझदारी से और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, घटना से घटना को लिंक कर कर पढ़ेंगे, तो इतिहास समझ में आता है। आगे चलते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिस समय कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? ये विविध के क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। तो उस समय वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 84 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त की? तो पहले तो ये पता हो कि द्वैध किसे कहते हैं। द्वैध का क्या मतलब है? द्वैध का मतलब होता है दोहरा शासन। ये एक पद है, एक व्यक्ति बैठा है और उस पर दो लोग शासन कर रहे हैं। उदाहरण थे, मान लीजिए कि एक कुर्सी है, उस पर एक व्यक्ति बैठा है लेकिन निर्णय कोई और ले रहा है और बैठा व्यक्ति वो खुद है। तो बंगाल में क्या होता था कि बंगाल में एक तरफ तो बैठा नवाब, तो नवाब बैठने के लिए बैठा है केवल, बस जो सारे अधिकार हैं वो अंग्रेजों के पास हैं।
तो इसे कहा जाता था द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की शुरुआत करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में, और द्वैध शासन की समाप्ति अगर पूछ ले तो वारेन हेस्टिंग ने। कब की? 1772 में। ध्यान दें, जब तक आपको यह नहीं पता होगा द्वैध शासन कहते किसे, दोहरा शासन। तो दोहरे शासन में कौन दो लोग थे? नवाब और अंग्रेज। फिर द्वैध शासन अगर किसी ने समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग, तो किसी ने शुरू भी तो किया होगा। तो शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरा शासन के रूप में। कब किया था और कैसे किया था? तो आप ध्यान से देखें, पलासी का युद्ध। पलासी के युद्ध के बाद में मीर जाफर को बैठा दिया। तो राजा है मीर जाफर, बंगाल का नवाब है मीर जाफर, और उस मीर जाफर को चला कौन रहा है? अंग्रेज। फिर मीर जाफर से जब अंग्रेजों की भूख शांत नहीं हुई तो मीर जाफर को हटा दिया गया। उसके दामाद कासिम को बुलाया। कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी, जिससे अंग्रेजों से मैं दूर रहूं। तो फिर मीर कासिम को हटाकर फिर जाफर को बैठा दिया। हाल तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव नहीं है भारत में, बेंसीटार्ड का कार्यकाल है। चीजों को दिमाग में लाना, बार बार अपडेट करना, यही एग्जाम की सफलता के लिए है। इतिहास की प्रैक्टिस लगाइए आप बस। प्रश्न देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? महाभियोग किसी भी संवैधानिक पद को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। हाल तो भारत में ऐसी प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए प्रयोग में आती है। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा संविधान में, संविधान का भाग 5 अध्याय 1 का अनुच्छेद 61, महाभियोग। ये राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाते हैं। हाल तो वो शक्ति हमने अमेरिका के संविधान से ली है, लेकिन यहां पर ब्रिटेन है और ब्रिटेन के ही अधिकारी है। अब ये जो लोग हैं इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है ब्रिटेन के संविधान में। लिखित नहीं है वो, पारंपरिक रूप से मुजावानी है। बहुत सारी चीजें लिखी हुई भी हैं, लेकिन ज्यादातर वो प्रैक्टिकल में है तो वो चलता है। क्योंकि अभी से नहीं है संविधान ब्रिटेन में, बहुत जमाने से। जब यहाँ भारत में इल्तुतमिश बैठा है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, वहां 1215 में मूल अधिकार लागू हो गए ब्रिटेन में। इसलिए ब्रिटेन को विधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो महाभियोग का जो मुकदमा चलाया गया है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका वारेन हेस्टिंग। तो सोचिए, वारेन हेस्टिंग 1772 से 1784-85 तक यहां भारत में रहा। उसके बाद में कार्नवालिस आया। बीच में कुछ कार्यवाहक के तौर पर भी आए हैं। उन कार्यवाहक के लिए आपको अभी दिमाग पच्ची नहीं करनी है, वो बहुत बात की बात है कि कार्यवाहक कौन था बीच में। अब ये जब आया तो यहां पर इसने देखा, द्वैध शासन समाप्त किया। अब जब द्वैध शासन, एक पद पर एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के स्थान पर अंग्रेज अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, जब द्वैध शासन समाप्त हो जाएगा तो द्वैध शासन समाप्त होके हुआ क्या? या बंगाल से अंग्रेज हट गए या बंगाल से नवाब के पद को समाप्त कर दिया। तो बंगाल से नवाब का जो पद है उसको समाप्त कर दिया। तो बंगाल का सारी दारोमदार, वहां की सारी इनकम, अर्थव्यवस्था किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तो वारेन हेस्टिंग और उसके अधिकारियों को तो बहुत ज्यादा कमाई हो रही होगी उस समय 1772 में। बिल्कुल, 1772 में द्वैध शासन जैसे ही समाप्त हुआ तो लूट खसोट का काल शुरू हो गया। वहां ब्रिटेन की जो सरकार है वो देख रही है, उसने अगले साल इन अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, नियंत्रक अधिनियम। रेगुलेटिंग शब्द है, ध्यान देना, रेगुलेटिंग।
रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना। तुमने गैस सिलेंडर देखा होगा, उसके ऊपर एक गैस को बंद करने और खोलने के लिए रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर का मतलब होता है उसे नियंत्रित करना। वही शब्द है रेगुलेटिंग। किसको रेगुलेट करना चाहती है ब्रिटेन की सरकार? अपने अधिकारियों को। क्यों नियंत्रित करना चाह रही है? क्योंकि इन अधिकारियों ने बंगाल में लूट खसोट करनी शुरू कर दी, नवाब को हटा दिया, वैध शासन समाप्त कर दिया। अब अगली चीज, जब द्वैध शासन समाप्त हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो अधिकारियों को तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जहां भी तक रिश्वत खाने के लिए मिल रही थी अब कंट्रोल में आ गए। फिर एक एक्ट और आ गया 1784 के आसपास, जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। कभी सोचिए पिट्स इंडिया एक्ट नाम के पीछे का इतिहास। पिट द यंगर ने इसको तैयार किया था, उसी के कार्यकाल में ये तैयार हुआ। पिट द यंगर के नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट है। उसमें भी अधिकारियों पर कंट्रोल की बात की गई थी। हाल तो और भी चीजें हैं उस एक्ट के अंदर। अब सोचिए कि ब्रिटेन की सरकार जब यहां एक्ट बनाकर भेज रही है, और उस एक्ट का भारत का जो कंपनी है यहां पर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग, वो विरोध करे रेगुलेटिंग एक्ट का, पिट्स इंडिया एक्ट का, तो सरकार उसे छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। तो जब भारत से वो ब्रिटेन चला गया, तो ब्रिटेन की संसद में वारेन हेस्टिंग के ऊपर मुकदमा चला। शब्द है महा और अभियोग। अभियोग को कहते हैं मुकदमा या केस। अधिकारी को हटाने के लिए चलाया गया। किसने चलाया? बर्क ने चलाया। संसद का एक सदस्य था बर्क। कब चलाया? मुकदमा चलाया 1788 में, और 1795 तक ये मुकदमा चला। हाल तो वो बात अलग है कि वारेन हेस्टिंग को बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग का मुकदमा चला वो यही है। कारण, भारत में रहते हुए उसने सरकार के एक्ट का, सरकार के नियमों का विरोध किया। आप सरकार के नियमों का विरोध करेंगे एक अधिकारी होके? ऐसा नहीं होगा। तो आपको यहां से चीज, इतिहास से सीख मिलती है कि आप सरकार का हिस्सा हैं, सरकार का विरोध नहीं करना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा, अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है, इसे सिविल सेवा कह दो, प्रशासनिक सेवा कह दो, लोक सेवा कह दो, एक ही बात है। कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से भी जानी गई। कॉर्नवालिस कोर्ट भी कह देते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1800 सॉरी, अब देखेंगे सन 1800 के बाद से और भी इसका विस्तार हुआ, लेकिन 1785 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में रहे। स्थायी बंदोबस्त के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जाने जाते हैं। स्थायी बंदोबस्त के लिए वो लोग कहां से आए जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रयोग किया गया बंगाल से वसूली करने के लिए? तो उस बिचौलिया वर्ग को किसने तैयार किया था? जब आप पीछे जाएंगे और पढ़ेंगे, फरमान जारी करना, 1717 में फर्रुखसियर का दस्तक पास जारी करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन, एक शब्द है यहां, बहुत ध्यान से सुने, प्रवर्तन। और एक शब्द आपने हिंदी में पढ़ा होगा, परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन शब्द का मतलब होता है बदलाव। बदलाव। यहां शब्द क्या है? प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू। ध्यान देंगे, शब्द लिखा है भारतीय लोक सेवा,
पब्लिक सर्विस का प्रवर्तन किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां है? कब्र, हाँ, भारत में ही मृत्यु हुई और भारत में ही दफना दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। उत्तर प्रदेश में बिहार बॉर्डर से लगता हुआ बलिया के नीचे आपको एक जगह मिलेगी, गाजीपुर। गंगा उत्तर के क्षेत्र से प्रवाहित होती है, गाजीपुर। ये ऑप्शन में है गाजीपुर। हाल तो ये चारों ही जिले उत्तर प्रदेश के हैं। वाराणसी, बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिले के लिए जाना जाता है, और गोरखपुर आप जानते हैं नाथ धाम है, और वर्तमान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से ही हैं। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? अंग्रेज व बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज व बाजीराव प्रथम, अंग्रेज व बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच और बाजीराव द्वितीय। तो ये जो बसीन की संधि है 1802 में, तो इस समय अंग्रेज हैं। अंग्रेजों की तरफ से कौन है? उसका नाम है वेलेजली, वेलेजली। और मराठों में जो है उनका नाम है बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड या द्वितीय। इन दोनों में जो संधि हुई, जो समझौता हुआ, वो ये कि ठीक है, हम आपको क्षेत्र वापस करते हैं। सेना रखने की अनुमति मांग ली गई मराठों के लिए। अब ये जो सेना रखने की अनुमति मांगी गई, यही सहायक संधि है वेलेजली की। क्या करता? बहुत ध्यान से सुनना। वेलेजली वेलेजली राजाओं के पास जाता और हालचाल पूछता कि राजा जी सब ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले दिक्कत क्या है, पड़ोस वाला जो हमारा पड़ोसी राजा है वो हम पे आए दिन आक्रमण करता रहता है। तो वेलेजली कहता कि आप टेंशन मत लो, हम अपने आप को सिपाही दे रहे हैं, आपके राज्य के चारों तरफ हम लगा रहे हैं, आपको कुछ बॉडीगार्ड भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हें खाना वाना देते रहना, और हम आपके काम में कोई दखलंदाजी भी नहीं करेंगे। और राजा पूछते, बोले आप हमें क्यों दे रहे हैं? बोले हम आपसे स्नेह करते हैं, आप राजा हैं। और जब उस राजा को उन सिपाहियों की आदत पड़ जाती तो उसके राज्य को हड़प लिया जाता। तो ध्यान से सुनना, वेलेजली ने बीज बोया सहायक संधि का। जब उसकी आदत पड़ गई तो डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत उस पूरे साम्राज्य को हड़प कर लिया। तो राज्य हड़प नीति डलहौजी की, इसकी पूर्वगामी जो नीति है वो वेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि ने राजाओं को अपाहिज बनाया, तो वहीं डलहौजी की राज्य हड़प नीति ने भारत की रियासतों को हड़प कर लिया। तो आंसर हो जाता है आपका बी, अंग्रेज व बाजीराव द्वितीय। और अंग्रेज में कौन है इस समय? वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को है शब्द यहां, स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ध्यान से सुने, मराठा सरदार पूछा है। अगर ऐसे प्रश्न आता कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारत का शासक कौन हुआ या पहली रियासत कौन थी, तो हैदराबाद के निजामों ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकारा। लेकिन चूंकि मराठा पूछा है तो बसीन की संधि जो 1802 में हुई है, वही मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ए आंसर सही है। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया वेलेजली के काल में। आगे देखें, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे? तो सबसे पहले जो सहायक संधि स्वीकार की थी, ग्वालियर के सिंधिया नहीं है, हाँ हैदराबाद के निजाम हैं
शब्द है निजाम, दिलीप सिंह नहीं, और बड़ौदा के गायकवाड़। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेज़ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रम। अच्छा, ये चार आपको रियासतें दे रखी हैं, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो देखिए, हैदराबाद ने जो सहायक संधि स्वीकार की आपके, वो 1798 में स्वीकार की। मैसूर, टीपू सुल्तान मारे गए 1799 में मैसूर। ये अवध 1802 के आसपास, और ये बाद में सिंधिया 1803। कहीं कहीं आपको 4 भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको 4 भी लिखा मिलेगा। इनके लिए जो ये वर्ष होते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग सन मिलते हैं। तो इस हिसाब से ये 1, 2, 3 और 4, कहीं कहीं आपको यहां पर 1 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस क्रम पे भी अगर हम जाएं, 1, 2, एक ही विकल्प बचता है आपका, 1, 2, 3, 4, ए सही है। आगे चलते हैं। एक चीज और बताता हूं, देखो आपको, अवध ने सहायक संधि स्वीकार की है। अब तो अवध की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में 1722 में। सादात खां आप पढ़ेंगे, सादात खां अलग है अवध के संस्थापक, कर्नाटक के संस्थापक सादातुल्ला खां अलग है। अवध का जो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय होगा वो वारेन हेस्टिंग के काल में होगा, और अवध ने जो सहायक संधि स्वीकार की है वो वेलेज़ली के काल में की है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि जो स्वीकार करी है सबसे पहले, वो हैदराबाद के निजाम ने करी है 1798 में। इन्होंने 1802 में करी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ध्यान से देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, या राजपूत राज्यों से उनका उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा है। शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, हिराज के रूप में धन प्राप्त करना, एक प्रकार का कार्य होता था, और अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। ये बिल्कुल सही है। ऐसे बनाकर भी आपको विकल्प दे सकता है, और ऐसे विकल्प बहुत सारे बना लेता है वो। और हाल तो ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसे विकल्प भी आपको यहां दे सकता था कि अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना और भारत से आर्थिक संबंध बनाए रखना। इस तरह से घुमा फिरा कर भी दे देगा। प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका, पताका झंडे के लिए आता है शब्द, ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो जिस समय नेपोलियन का काल चल रहा था, उस समय भारत में डलहौजी का काल नहीं है, कार्नवालिस का काल नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग का काल नहीं है। हाँ, वेलेज़ली का काल है, जो कि 98-99 की बात है, और उसी समय उधर यूरोप में आपका नेपोलियन है। हाल तो नेपोलियन भारत की ओर भी बढ़ रहा था, वो अलग कारण है कि क्यों भारत तक वो नहीं आ पाया, वो आप विश्व के इतिहास में पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट। और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेज़ली या वारेन हेस्टिंग। तो जानेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध जो है आपका वो कब हुआ। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ आपका 1814 से 1816 के बीच। ये आंग्ल नेपाल युद्ध है। युद्ध का कारण वही साम्राज्य का विस्तार करना, भूमि को घेरना, और ये नेपाल का क्षेत्र, ये ऊपर कश्मीर, ये उत्तराखंड वर्तमान में, और ये नेपाल, ये क्षेत्र नेपाल का है बीच में।
अब जब ये युद्ध हुआ आपका इस बीच में, तो युद्ध की समाप्ति हुई एक संधि से जिसका नाम था संगोली की संधि या सगोली की संधि भी कही जाती है। सिगौली की संधि, सिगोली की संधि 1816 में हुई। संधि में क्या लिख दिया कि नेपाल का बॉर्डर तय कर दिया, काली नदी से और मेची नदी और यहां ये शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, और बहुत सारी शर्तें कि कितनी सेना होगी, कब किसका क्षेत्र कहां से कहां तक होगा, आर्थिक संबंध इसमें खोले गए संगोली की शर्त में। और जिस समय ये युद्ध हो रहा है भारत में, उस समय कौन है तो देखिए, एक है लॉर्ड हेस्टिंग। जो लॉर्ड हेस्टिंग है आपका, उसका कार्यकाल है 1813 से 1823 के बीच में, 1813 से 1823। फिर एमहर्स्ट के बाद में वारेन हेस्टिंग, और फिर आप पढ़ेंगे आपका विलियम बेंटिक। वारेन हेस्टिंग बंगाल वाला, ये है विलियम बेंटिक। एमहर्स्ट के बाद विलियम बेंटिक, मैटकाफ, आकलैंड के बाद में एलन बरो, फिर हार्डिंग प्रथम, एक हार्डिंग द्वितीय, वायसराय होगा, ये गवर्नर जनरल है। फिर आपके डलहौजी, कैनिंग, इस तरह से। तो ये नेपाल के क्षेत्र की सगोली की संधि हो गई आपके, और इस समय आपका ये जो काल है, इस बीच में ये युद्ध है आपका। इसी के बीच में आपका तृतीय मराठा युद्ध भी देखने को आपको मिलता है। तो आंसर हो जाता है लॉर्ड हेस्टिंग। और देखिए, वारेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, और ये बंगाल का गवर्नर अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल हुआ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 चीजें आपको दे रखी हैं, ये देखना सुमेलित है या नहीं है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर आप देखेंगे बिहार में स्थित है, बिहार के पश्चिम में, यूपी बिहार बॉर्डर में आपको मिलेगा। गंगा सोन नदी के दोआब का क्षेत्र है बक्सर। तो बक्सर में हेक्टर मुनरो, बिल्कुल सही बात है, सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की तरफ से। और बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था बेंसीटाड। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, गवर्नर बेंसीटाड, और बक्सर के युद्ध में भारतीयों की तरफ से एक राजा ना होकर पूरी संयुक्त सेना थी, जिसमें प्रमुख रूप से 3 शक्तियां थीं। एक तरफ मुगल बादशाह जिसका नाम था, आप नाम सुना होगा, शाह आलम द्वितीय। तो बताएं शाह आलम प्रथम कौन था? फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और एक है बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। उसे गद्दी से हटा दिया है और फिर से जाफर को बैठा दिया है। तो लॉर्ड हेस्टिंग, ये बात बिल्कुल सही है। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो नेपाल युद्ध के समय था, जो नेपाल युद्ध आपके 14 से 16 के मध्य हुआ। लॉर्ड वेलेज़ली चौथे मैसूर युद्ध के समय, बिल्कुल सही बात है ये भी। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, ये बात गलत है क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय था आपका कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है पूछा गया है? सर जॉन शॉर, वेलेज़ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका वो 1817 से 1818 के मध्य है। ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध कह रहा हूं। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1817 से 1818 के मध्य है। दूसरी चीज क्या है कि जो ये मराठा युद्ध है, इस समय आपसे पूछा गया है कि कौन था, तो इस समय है लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वो अलग है, वो आपके 80 से 84 के मध्य है।
तो आपको क्रम किस तरह से देगा मैं आपको बताता हूं। एक देगा आपको दूसरा मैसूर युद्ध, फिर देगा दूसरा मराठा युद्ध, फिर देगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध, फिर एक डाल देगा बीच में बक्सर। इन युद्धों को क्रम से लगाएं। ऐसे प्रश्न भी हम लेके आएंगे। और अगर कोई चीज़ आपको सुधार करनी है, क्योंकि अभी यूट्यूब पर वीडियोस डालनी इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अभी शुरू की हैं, और क्या सुधार करना चाहिए, क्या चीज़ और बेटर हो कर सकते हैं हम आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हैं हम अभी। और किस तरह से आपको कोर्स चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके सारे कमेंट हम पढ़ते हैं, और अगर वो हमें बातें वास्तव में उचित लगती हैं, जानने योग्य लगती हैं, तो हम उन पे काम भी करेंगे। तो आप अपनी राय ज़रूर लिखा करें। और एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दिया करें, क्योंकि ना तो शेयर करने के पैसे लगते हैं और आप इसकी सदस्यता भी ले सकते हैं, मतलब आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है, और इसे लाइक भी कर दिया करें। और अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? तो जो मैसूर है वो 1799 में वेलेज अली की सहायक संधि उसने अपनाई थी। अपनाने के बाद में उसे अंग्रेजी राज्य में 1831 में मिलाया गया था। 1831 में। अब यह देखना है कि 1831 में कार्यकाल किसका है। तो 1828 या 29 के आसपास से और 1835 तक एक अंग्रेज अधिकारी हुआ जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वारेन हेस्टिंग कह रहे हैं, विलियम बेंटिक। वारेन हेस्टिंग अलग है, वो बंगाल का है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहा 33 तक। फिर भारत का गवर्नर जनरल बना 1833 के चार्टर से। तो जब मैसूर को इसने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, उस समय केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो है विकल्प में लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आंसर सही है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है, संबंध शब्द है? तो हेनरी नहीं है, ये भी नहीं है। अलेक्जेंडर, स्लीमैन सही है, कैप्टन स्लीमैन, ये आंसर है इसका। ठगों का दमन, ऐसे कई बार फैक्ट आपसे पूछ लेता है। हाल तो किसी चीज का दमन होना, किसी योजना का आना, किसी अधिनियम का बनना उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कि अगर 1835 में मेटकाफ ने आप देखेंगे 35 से 36 तक काल रहा उसका, अगर उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया तो उसके कारण रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भारत के लिए बहुत सॉफ्ट हार्ट था, नहीं नहीं, सॉफ्ट हार्ट कोई नहीं है, केवल पॉलिसी है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, और गुप्त काल में इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग करना दिखाई देता है। एक कुप्रथा है सती प्रथा, और विलियम बेंटिक सती प्रथा के अंत के लिए जाने जाते हैं। दिसंबर 1829 में सती प्रथा को नियम बनाकर उसका अंत कर दिया गया। बहुत ध्यान से सुनिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। उसके लिए जो प्रयास किए, विलियम बेंटिक से जो बातचीत की, वो की राजा राम मोहन राय ने। अब पूरे भारत में तो विलियम बेंटिक का शासन नहीं है, क्योंकि विलियम बेंटिक ने जब सती प्रथा का अंत किया वो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल है। तो पूरे भारत के लिए, संपूर्ण भारत के कानून बनाने के लिए राजा राम मोहन राय 1830 में ब्रिटेन गए। ब्रिटेन की संसद में भी गए, और ब्रिटेन की संसद में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय ही हैं। वो बात अलग है कि दादा भाई नौरोजी निर्वाचित हुए आगे, और बहुत प्रयास राजा राम मोहन राय ने वहां रहकर किए, लेकिन सती प्रथा उस समय का बहुत सेंसिटिव मामला था।
उच्च वर्ग के जो लोग थे उनकी भावना उससे प्राचीन जुड़ी हुई थी। हाल तो ये श्रद्धा का मामला नहीं है, सती प्रथा लाभ का मामला है। तभी गहरे तौर पे आप अगर समझेंगे ना कि सती प्रथा होती क्यों थी, तब आपको पता लगेगा कि सती प्रथा के पीछे कोई श्रद्धा नहीं है, ये आर्थिक मसला है सती प्रथा का होना। फिर जब प्रयास करते रहे तो वहीं पे इंग्लैंड में ही उनकी, ब्रिटेन के में एक जगह पड़ती है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल नामक शहर में 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आज भी वहीं पर उनकी कब्र है, राजा राम मोहन राय। 15 से 16 भाषाओं के ज्ञाता थे, राम मोहन राय नाम है। राजा तो उपाधि है उनकी, जो अकबर द्वितीय, दूसरे वाले अकबर ने दी थी। हाल तो अकबर द्वितीय ने जो उपाधि दी है उसके पीछे भी एक राजनीतिक कारण इतिहासकार मानते हैं कि अकबर द्वितीय की पेंशन बंद हो गई थी और उस काम के लिए भी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था, तो साथ ही अपना काम भी वो करने के लिए गए थे। वो ऐतिहासिक मुद्दे हैं, कभी चर्चा करेंगे आपसे इन मुद्दों पर भी। अगर चर्चा करनी है तो वो भी आप कमेंट करें, आपको पूरी डिबेट लेके आएंगे इतिहास के ऊपर इन मसलों पर। आगे बढ़ते हैं। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सी आंसर सही है इसका। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। तो सिंध विजय जो हुई है, आज जो सिंध है सर, देखिए ये गुजरात का क्षेत्र है, इससे ऊपर चलेंगे तो ये राजस्थान और ये कश्मीर, इससे इधर ये पाकिस्तान है। जैसे आपके भारत में राज्य है ना, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ऐसी पाकिस्तान में भी राज्य हैं। एक राज्य ये है, इस राज्य का नाम है सिंध। पहले भारत में ही होता था सिंध, जिसकी राजधानी मिलेगी आपको कराची। जैसे ही एक राज्य आपको मिलेगा बलूचिस्तान, एक राज्य मिलेगा ये पंजाब, राजधानी मिलेगी आपको लाहौर। तो ये सिंध है और सिंध का विलय भारत में किया तो 1843 में किया, 1843 में। अब 1843 में इसका कार्यकाल किसका है? तो आपको इसके लिए गवर्नर जनरल और वायसरायों के कार्यकाल याद करने होंगे। मैं आपको बताता हूं। एलनबरो, आकलैंड, हार्डिंग्स और एमहर्स्ट, इसका कार्यकाल है 1823 से 1828 तक। लॉर्ड हेस्टिंग आपको मिलेगा, वारेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। 1813 से 1823 तक हार्डिंग्स, ठीक है, हार्डिंग वो हेस्टिंग है, ये हार्डिंग लिखा है। ये 1844 से 1848 तक, ये किसका कार्यकाल है? लॉर्ड हेस्टिंग का, हेस्टिंग। अब ये एलनबरो है, तो एलनबरो जो है आपका वो 1842 से 1844 तक रहा। एलनबरो से पहले था ऑकलैंड, जो 1836 से 1842 के बीच है, और ऑकलैंड से पहले मिलेगा आपको मेटकाफ, मेटकाफ से पहले मिलेगा विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक से पहले यही आपको एमहर्स्ट, एमहर्स्ट से पहले मिलेगा आपको कौन? हेस्टिंग। और इनके बाद में, इनके एलनबरो के बाद में इसका कार्यकाल आता है हार्डिंग्स का। अब ये हार्डिंग प्रथम है, एक हार्डिंग द्वितीय होगा, जो आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका गया, दिल्ली कांड, जब दिल्ली दरबार सजा है, यहाँ पर जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी आएंगे दिसंबर 1911 में। उसके समय जब वो आएंगे तो हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है। तो एक हार्डिंग्स द्वितीय है, एक हार्डिंग्स प्रथम है, तो ये प्रथम वाला है, वो वायसराय द्वितीय वाला, और ये गवर्नर जनरल है भारत का। सिंध विजय 43 में हुई, ये वाली सिंध विजय कब हुई है? 43 में हुई है। तो बताएं 43 में किसका कार्यकाल फिट रहेगा? 42 से 43 के बीच में, 44 के बीच में आ जाएगा एलनबरो। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? 1843 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का
अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो अवध में क्या करा इसने, डलहौजी ने, हाल तो अवध ने भी सहायक संधि स्वीकार की थी। राज्य हड़प नीति अपनाई कि भारत के जिस राजा के पास में उसकी सगी संतान नहीं होगी, उस राजा का जो साम्राज्य होगा उस राजा के बाद अंग्रेजों का हो जाएगा। अब अवध पर, जो लखनऊ का क्षेत्र है, पूरी रियासत रही है वो नवाबों की, तो अवध पर उस समय नवाब वाजिद अली शाह का शासन होता था। और वाजिद अली शाह की जो बेगम थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, तो वाजिद अली शाह के बहुत सारी संतानें थीं। तो इस कारण कि उनकी कोई संतान नहीं है, इसलिए अवध को हड़पा जाता है। तो ऐसा तो असंभव है। अब चूंकि अवध से बहुत बड़ी इनकम होती थी, तो डलहौजी ने, और डलहौजी का एक अधिकारी होता था उस समय, जिसका नाम था आउट्रम, आउट्रम को भेजा कागजी तौर पर रिपोर्ट बनाने के लिए कि आप जाके देखो कि अवध का साम्राज्य कैसा चल रहा है। आउट्रम ने रिपोर्ट बनाई, निरीक्षण करा, क्योंकि अवध से संधि हो चुकी थी पहले। आप पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि 1765 रॉबर्ट क्लाइव के समय, जिस समय शुजाउद्दौला अवध के नवाब हैं। अब ये उन्हीं की पीढ़ियों में वाजिद अली शाह। तो जब आउट्रम गया तो देखा और बताया डलहौजी से कि बहुत अच्छा शासन नहीं चल रहा है, राजा बहुत भोगी विलासी है, पूरे दिन शराब पीते रहते हैं और डांस देखते रहते हैं, नृत्य देखते रहते हैं और निष्क्रिय हैं, बेकार हैं। उसने रिपोर्ट बना के भेजी कि शासन अच्छा नहीं है, तो कहते हैं कुशासन के आधार पर। तो आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध को हड़प लिया 1856 में। नवाब कौन है? वाजिद अली शाह। अब वाजिद अली शाह के स्थान पर जो उनकी बेगम है, बहुत एक्टिव थी वो, बेगम हजरत महल। तो जिसका साम्राज्य छिनता है, जिसकी जमीन छिनती है, दर्द उसे होता है। तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति लड़ी अंग्रेजों से। वो बात अलग है कि बहुत सारे ऐसी रियासतें, उसमें झांसी भी है और आरा से, बिहार से कुंवर सिंह भी हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी हैं, लियाकत अली भी हैं। सभी लोगों ने मिलकर, जयदयाल और हरदयाल भी हैं, भाई हैं दोनों, इधर राजस्थान से, सभी ने मिलकर क्रांति लड़ी। क्रांति हम हार गए, लेकिन वो हमारा पहला प्रयास था। क्रांति की हार से बहुत सारी चीजें सीखी भारतीयों ने, ये आगे हम सब रेगुलर क्लास में जानेंगे। तब मार्मिक दृश्य है बहुत। नाथ डलहौजी ने अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था, तो ध्यान से सुने, हड़प नीति नहीं, कुशासन के आधार पर। क्योंकि हड़प नीति किस पे लगाते थे? जिसके कोई सगी संतान नहीं होती थी। तो आंसर आ जाएगा कुशासन। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ, तो अवध का विलय हुआ कब? 56 में। कमेंट बॉक्स में बताएं, झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। चलिए, ये प्रश्न अगला आ ही गया। 1853 में झांसी, संभलपुर जो है वो 1849 में है। ये देखिए, संभल अलग है, संभलपुर अलग है। सतारा ये 1848 है। तो पहले सतारा, फिर संभलपुर और फिर झांसी। तो इस आधार पर विकल्प सही हो जाएगा आपका 1, 2, 3, नहीं 3, 2, 1, सी आंसर सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? मैंने आपको बताया ना कि डलहौजी ने आउट्रम को भेजा कि जाओ चेक करके आए। वो तो एक बहाना था। आउट्रम को जो रिपोर्ट बनानी थी उसने बनाई कि राजा से शासन नहीं हो रहा और तुम्हें शासन करने दें। तो आउट्रम ने रिपोर्ट बनाई वाजिद अली शाह के खिलाफ, कुशासन की रिपोर्ट, और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प कर लिया गया। तो जेम्स आउट्रम आंसर हो जाएगा इसका।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में जो पहली रेल चली है वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली है, और उस समय जब 1853 में पहली रेल चलाई गई 1853 में, तो उस समय डलहौजी का काल था। डलहौजी ये 1849 से 1848 से और 1856 तक रहेगा। के बाद में आएगा कैनिंग। डलहौजी बहुत कार्यों के लिए जाना जाता है। फालतू चार्ल्स वुड डिस्पैच जब आप पढ़ेंगे तो ये सबसे मेन काम है के काल का, वुड डिस्पैच। और राज्य हड़प नीति आप जानते हैं डलहौजी की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आंसर हो जाएगा डलहौजी। और एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न हो गए इस लेक्चर में। प्रश्न ये है कि जो भारत में पहली रेल चली मुंबई से ठाणे के बीच में, वो रेल सवारी गाड़ी थी या मालगाड़ी थी? प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो मुंबई से ठाणे, ये आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? कंपनी कौन सी थी? हाल तो पहले बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर, बहुत कम शेयर थे सरकार के। तो ईस्टर्न रेलवे ये नहीं है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यही वो कंपनी है जिसने भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई थी। प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? डफरिन के काल में, डलहौजी के काल में, लिटन या करजन? तो जो अंतिम विस्तार करा है वो डलहौजी ने करा है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में एक अधिनियम बना 1858 में, उसके बाद में शासन हुआ। तो आंसर हो जाएगा डलहौजी, क्योंकि इनके समय में विस्तार बहुत कम हुए हैं या ना के बराबर, या हुए ही नहीं है ऐसा मानिए। हाल लिटन के समय अफगान का युद्ध है, लेकिन वो निष्फल है, इतना प्रभावी नहीं है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अच्छा विडो रीमैरिज एक्ट है ये, किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा। देखिए इसके पीछे एक आपको लॉजिक बताते हैं। जब सती प्रथा पर रोक लगा दी तो ऐसी महिलाएं जो सती होने से रुक गई हैं वो समाज में होंगी। वो कौन होंगी? विधवा। अब विधवा जो होंगी उन्हें समाज बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखेगा तब तक जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। तो विधवा को दोबारा से विवाह करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। केवल अंग्रेजों की राय या रजामंदी इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे एक भारत के समाज सुधारक रहे हैं, बंगाल से संबंध रहा है उनका, जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत प्रयास किए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बने। विधेयक तो डलहौजी के काल में ही बन गया था, लेकिन अधिनियम का रूप कैनिंग के काल में आया। यह आपको याद रखना है। प्रयास किसके हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखो डलहौजी भी ऑप्शन में और कैनिंग भी है। अगर यहां विधेयक शब्द होता तो आंसर डलहौजी होता। नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में सुनाया था। तो अगर आपको यह पता है कि 1858 में भारत में कौन है कैनिंग, तो कैनिंग ने पढ़कर सुनाया इलाहाबाद में। 62 तक रहेगा कैनिंग। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय है? कैनिंग भारत में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। 1858 के एक्ट ने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और वायसराय का पद जो है वो सर्जित किया। कंपनी का पद समाप्त हुआ, वायसराय का पद सर्जित हुआ। गवर्नर जनरल का ही प्रमोशन वायसराय में हो गया। व्यक्ति वही है, अधिकारी वही है, सब कर्मचारी वही है, बस कंपनी का शासन समाप्त हुआ है, ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो गया। तो गवर्नर जनरल से हो गया वायसराय।
कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला देखते हैं, 1 नवंबर 58 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहा? इलाहाबाद में। आज प्रयागराज कहते हैं इलाहाबाद को। मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगती है इलाहाबाद की। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? तो 58 में। सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो एलन बरो दास प्रथा के समाप्त के लिए जाना जाता है। एलन बरो का कार्यकाल है 1842 से 1844। ये एलन बरो है। और ये कार्नवालिस है जो स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है, सती प्रथा के अंत के लिए जाने जाते हैं। मेडिकल कॉलेज भी बने इनके काल में। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कार्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त। सही सुमेलित पूछा है, बिल्कुल सही बात है ये तो। वेलेजली, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, नहीं ये सही नहीं है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता लॉरेंस की देन है। डलहौजी सहायक संधि, डलहौजी की हड़प नीति है सहायक संधि, वेलेजली की है। लॉर्ड कैनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन है? डफरिन, क्योंकि डफरिन का कार्यकाल है आपके 1884 से 1888। ये डफरिन का कार्यकाल है। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा है। निम्नलिखित में से किस का सुमेल नहीं है? अच्छा, गलत पूछा है आपसे। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये तो सही है। वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यपगत सिद्धांत, हड़प नीति को व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं, ये सही है। कैनिंग उच्चतम निष्क्रिय, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नीति किसकी है? लॉरेंस की। ये लॉरेंस की नीति है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जय हिंद।